समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। प्रत्येक वर्ष 23 जून को लोक सेवा में कार्यरत लोगों को सम्मान व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1। 20 दिसंबर 2004 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को लोक सेवा दिवस के रूप में नामित किया था। 2। लोक सेवा के मूल्यों को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार कार्यक्रम की स्थापना की। 3। भारत में प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को लोक सेवा दिवस के रूप में नामित किया था। प्रश्न संख्या 2। नीति आयोग ने 24 जून 2020 को डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना की शुरुआत की। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1। इस योजना का उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है। 2। भारत की डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच की डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमीज का एक हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच की ये परियोजना वैश्विक पटल पर उभरते देशों की सरकारों को उनके परिवहन उत्सर्जन को कम करने और उनके जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के तरीकों की पहचान करने में मदद करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 2, विकल्प डी केवल 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना के माध्यम से देश में परिवहन उत्सर्जन से संबंधित एक मूल्यांकन ढांचा तैयार किया जाएगा, जो कि सरकार को वर्तमान और भविष्य की परिवहन चुनौतियों पर विस्तृत इनपुट प्रदान करेगा। इस परियोजना के माध्यम से भारत की विशिष्ट जरूरतों और परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। प्रश्न संख्या 3। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स सूची जारी की गई है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की 1000 वैश्विक संस्थानों की सूची में भारतीय संस्थानों की कुल संख्या घटकर 31 हो गई है। 2। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने 172वां स्थान प्राप्त कर लगातार तीसरे वर्ष भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बना रहा। 3। भारतीय संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय संकाय और छात्रों के अनुपात के संदर्भ में 6 मापदंडों में से 0 अंक प्राप्त हुए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की 1000 वैश्विक संस्थानों की सूची में भारतीय संस्थानों की कुल संख्या घटकर 21 हो गई है। प्रश्न संख्या 4। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड वन विभाग द्वारा उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता उद्यान कहाँ खोला गया है? विकल्प ए हल्द्वानी में, विकल्प बी अल्मोड़ा में, विकल्प सी देवप्रयाग में, विकल्प डी रुद्रप्रयाग में। सही उत्तर है विकल्प ए हल्द्वानी में। प्रश्न संख्या 5। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़ी थीं? विकल्प ए डॉक्टर, विकल्प बी सामाजिक कार्यकर्ता, विकल्प सी वकील,
विकल्प डी अभिनेत्री। सही उत्तर है विकल्प बी सामाजिक कार्यकर्ता। उत्तर की व्याख्या। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह 1970 के दशक में शहर के निवासियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा के लिए महात्मा गांधी संस्कृत केंद्र की स्थापना की। विद्याबेन शाह को बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भारतीय बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। प्रश्न संख्या 6। विश्व संगीत दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विकल्प ए 21 जून, विकल्प बी 15 जनवरी, विकल्प सी 20 मार्च, विकल्प डी 11 मई। सही उत्तर है विकल्प ए 21 जून। उत्तर की व्याख्या। प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य संगीत के माध्यम से शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना है। विश्व संगीत दिवस सर्वप्रथम 21 जून 1982 को फ्रांस में मनाया गया था। प्रश्न संख्या 7। केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? विकल्प ए आर श्रीलेखा, विकल्प बी कोमल त्रिपाठी, विकल्प सी प्रियंका सेठी, विकल्प डी गगन सचदेवा। सही उत्तर है विकल्प ए आर श्रीलेखा। प्रश्न संख्या 8। हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने विश्व के विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाने वाली अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट अमेरिकी संसद को प्रस्तुत की है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 2020 की वार्षिक रिपोर्ट में जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक के मामले शामिल किए गए हैं। 2. USCIRF निम्नलिखित 14 देशों को 2020 के लिए विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित किए जाने की सिफारिश की है। 3. विशेष चिंता वाले देशों में भारत शामिल नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। USCIRF निम्नलिखित 14 देशों म्यांमार, चीन, इरिट्रिया, भारत, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, सीरिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वियतनाम को 2020 के लिए CPC के रूप में नामित किए जाने की सिफारिश की है। प्रश्न संख्या 9। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में पहचाने जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2020 को रद्द कर दिया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये तीसरी बार हुआ है जब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को रद्द किया गया है। 2. रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा ये पुरस्कार वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था। 3. ये पुरस्कार मुख्यतः 5 श्रेणियों में दिया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। ये तीसरी बार हुआ है जब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को रद्द किया गया है। इससे पूर्व वर्ष 1970 में आर्थिक संकट के दौर में और वर्ष 1990 में फिलीपींस में आए भयानक भूकंप के कारण ये पुरस्कार रद्द किया गया था। ये पुरस्कार फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। पृष्ठ संख्या 144। प्रश्न संख्या 10। हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
नेचर इंडेक्स 2020 में विभिन्न विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों तथा प्रयोगशालाओं सहित 30 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है कि 3 स्वायत्त संस्थानों सहित भारत के शीर्ष 30 संस्थानों को नेचर इंडेक्स 2020 में शामिल किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. नेचर इंडेक्स 82 उच्च गुणवत्ता वाली विज्ञान पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध लेखों के आधार पर तैयार किया जाने वाला डेटाबेस है। 2. ये डेटाबेस नेचर रिसर्च द्वारा संकलित किया गया है। 3. नेचर इंडेक्स में विभिन्न संस्थानों की वैश्विक, क्षेत्रीय तथा देशों के अनुसार रैंकिंग जारी की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। नेचर इंडेक्स 2020 में विभिन्न विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों तथा प्रयोगशालाओं सहित 30 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 11। हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विकल्प ए रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, विकल्प बी संगीत कला निधि अवार्ड, विकल्प सी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, विकल्प डी दादा साहेब फाल्के अवार्ड। सही उत्तर है विकल्प ए रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। उत्तर की व्याख्या। जावेद अख्तर इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय हैं। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार को वर्ष 2003 से दिया जा रहा है, जो ब्रिटिश विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर है। ये पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो सार्वजनिक रूप से तर्क संगत धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों और वैज्ञानिक सत्य को बनाए रखने की उद्घोषणा करता है। प्रश्न संख्या 12। कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? विकल्प ए हुबली स्टेशन, विकल्प बी मैसूर स्टेशन, विकल्प सी बेलारी स्टेशन, विकल्प डी बेलगाम स्टेशन। सही उत्तर है विकल्प ए हुबली स्टेशन। उत्तर की व्याख्या। कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अभी भारत और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन का है। हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है। SWR के प्रवक्ता ने कहा कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लंबाई 550 मीटर बढ़ाकर 1400 मीटर की जाएगी। ये प्लेटफॉर्म 10 मीटर चौड़ा होगा। वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा 1366 मीटर का प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। प्रश्न संख्या 13। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विकल्प ए 15 मई, विकल्प बी 20 जून, विकल्प सी 25 जुलाई, विकल्प डी 7 जून। सही उत्तर है विकल्प डी 7 जून। उत्तर की व्याख्या। हर वर्ष 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2018 में शुरू किया था। प्रश्न संख्या 14। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारतीय मूल के अमरीकी मृदा वैज्ञानिक व पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे डॉक्टर रतनलाल को वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। 2. विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता वर्ष 1970 एवं कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग द्वारा वर्ष 1988 में की गई थी। 3. डॉक्टर रतनलाल से पूर्व डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश को वर्ष 1996 में ये पुरस्कार दिया गया था।
उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता वर्ष 1970 एवं कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग द्वारा वर्ष 1986 में की गई थी। इस पुरस्कार के तहत 2,50,000 अमरीकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। इसे कृषि का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। प्रश्न संख्या 15। 2022 में आयोजित होने वाले महिला एशियाई कप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारतवर्ष 2022 में आयोजित होने वाले महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा। 2. भारतीय टीम ने वर्ष 1985 में महिला एशियाई कप में कांस्य पदक जीता था। 3. एशियाई फुटबॉल महासंघ एशिया की फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना 8 मई 1954 में की गई थी। इसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। भारतीय टीम ने वर्ष 1981 में महिला एशियाई कप में कांस्य पदक जीता था। प्रश्न संख्या 16। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की खंडपीठ स्थापित की है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की 21वीं खंडपीठ है। 2. प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उद्भव संविधान के अनुच्छेद 323 ए से हुआ है। 3. अनुच्छेद 323 ए के अंतर्गत केंद्र सरकार को केंद्र तथा राज्यों के कार्य संचालन के संबंध में सार्वजनिक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों के निपटारे हेतु प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की 18वीं खंडपीठ स्थापित की है। प्रश्न संख्या 17। नगर वन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की गई है। 2. इस वर्ष कोविड-19 महामारी के चलते इस वर्ष के थीम नगर वन, शहरी वन पर ध्यान केंद्रित करते हुए पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया। 3. इस योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में पुणे में की गई। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में पुणे में की गई। प्रश्न संख्या 18। जावेद अख्तर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। 2. जावेद अख्तर को अपने काव्य संग्रह लावा के लिए
उर्दू में साहित्य अकादमी पुरस्कार और फिल्म उद्योग में योगदान के लिए कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। 3. जावेद अख्तर को वर्ष 1999 में पद्मश्री से और उसके पश्चात वर्ष 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। जावेद अख्तर का जन्म 17 जनवरी 1945 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। उर्दू लेखक जानिसार अख्तर और लेखिका साफिया अख्तर के पुत्र जावेद अख्तर 70 और 80 के दशक के दौरान सबसे प्रसिद्ध पटकथा लेखकों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा की कुछ बेहतरीन फिल्मों जैसे शोले और मिस्टर इंडिया आदि में बतौर लेखक कार्य किया। पृष्ठ संख्या 145। प्रश्न संख्या 19। मालाबार नौसैनिक अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान की नौसेनाओं के बीच वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। 2. वर्ष 2019 में इस अभ्यास में जापान के शामिल होने के बाद से ये त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास बन गया। 3. जून 2020 में भारत सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 1992 में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में हुई थी। वर्ष 2015 में इस अभ्यास में जापान के शामिल होने के बाद ये एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास बन गया। प्रश्न संख्या 20। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2018-19 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में भारत की बेरोजगारी दर में कमी आई है, जहां एक और वर्ष 2017-18 में ये 6.1% थी। वहीं वर्ष 2018-19 में ये घटकर 5.8% हो गई। 2. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी PLFS 2018-19 के अनुसार इस अवधि के दौरान श्रम बल भागीदारी दर में 37.5% के साथ मामूली सुधार हुआ है, जो कि 2017-18 में 36.9% था। 3. रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में एक कामगार ने औसतन करीब 45 घंटे कार्य किया, जबकि नगरीय क्षेत्रों में एक सप्ताह में एक विशिष्ट अवधि के दौरान एक कामगार ने औसतन 50 घंटे कार्य किया। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। ये रिपोर्ट राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा जारी की जाती है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण को मुख्य रूप से देश में रोजगार तथा बेरोजगारी की स्थिति को मापने के उद्देश्यों से डिजाइन किया गया है। प्रश्न संख्या 21। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन निम्नलिखित में से किस दिन किया जाता है? विकल्प ए 22 अप्रैल, विकल्प बी 15 मार्च, विकल्प सी 21 जून, विकल्प डी 12 मई। सही उत्तर है विकल्प सी 21 जून। उत्तर की व्याख्या। प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन किया जाता है।
हाइड्रोग्राफी का अभिप्राय विज्ञान की उस शाखा से है जिसमें पृथ्वी की सतह के नौगम्य भाग और उससे सटे तटीय क्षेत्रों की भौतिक विशेषताओं को मापा जाता है एवं उसका वर्णन किया जाता है। इसके अंतर्गत महासागरों, समुद्रों, तटीय क्षेत्रों, झीलों और नदियों आदि को मापने के साथ साथ आगामी समय में इसमें आने वाले विभिन्न परिवर्तनों की व्याख्या की जाती है। प्रश्न संख्या 22। केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? विकल्प ए चैंपियंस, विकल्प बी ताकत, विकल्प सी समाधान, विकल्प डी निमंत्रण। सही उत्तर है विकल्प ए चैंपियंस। उत्तर की व्याख्या। ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इस प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सहायता से पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीकी द्वारा तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान की कठिन परिस्थितियों से उबरने में एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों की सहायता करना है। प्रश्न संख्या 23। सिकल सेल रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सिकल सेल रोग या सिकल सेल एनीमिया लाल रक्त कोशिकाओं से जुड़ी एक प्रमुख वंशानुगत विकार है जिसमें इन लाल रक्त कोशिकाओं का आकार अर्धचंद्र या हंसिया जैसा हो जाता है। 2. ये असामान्य आकार की लाल रक्त कोशिकाएं कठोर तथा चिपचिपी हो जाती हैं और रक्त वाहिकाओं में फंस जाती हैं, जिससे शरीर के कई हिस्सों में रक्त एवं ऑक्सीजन का प्रवाह या तो कम हो जाता है या रुक जाता है। ये असामान्य आकार आरबीसीज के जीवन काल को भी कम करता है तथा एनीमिया का कारण बनता है, जिसे सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है। 3. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2008 में ये घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 29 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2008 में ये घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 24। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है? विकल्प ए 9.5%, विकल्प बी 6.5%, विकल्प सी 7.2%, विकल्प डी 3.2%। सही उत्तर है विकल्प ए 9.5%। उत्तर की व्याख्या। फिच रेटिंग्स के मुताबिक 2020-21 में भारत की जीडीपी में 5% की गिरावट आ सकती है, मगर अगले वित्त वर्ष में 9.5% वृद्धि का अनुमान है। प्रश्न संख्या 25। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? विकल्प ए मीराबाई चानू, विकल्प बी पूनम यादव, विकल्प सी संजीता चानू, विकल्प डी राखी हल्दर। सही उत्तर है विकल्प सी संजीता चानू। उत्तर की व्याख्या। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय भारोत्तोलक के संजीता चानू के खिलाफ लगाए गए डोपिंग के आरोपों को उनके नमूनों में एकरूपता नहीं पाए जाने के कारण खारिज कर दिया। ये फैसला IWF ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की सिफारिशों के आधार पर किया। प्रश्न संख्या 26। किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? विकल्प ए नेपाल,
विकल्प बी चीन, विकल्प सी पाकिस्तान, विकल्प डी बांग्लादेश। सही उत्तर है विकल्प बी चीन। उत्तर की व्याख्या। सबमर्सिबल गहरे पानी में भीतर जा सकने वाली एक मशीन होती है जिसका इस्तेमाल प्रायः वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। चीन के सबमर्सिबल हाइडू 1 ने प्रशांत महासागर के भीतर स्थित विश्व के सबसे गहरे क्षेत्र मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने का कीर्तिमान बनाया है। प्रश्न संख्या 27। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? विकल्प ए कर्नाटक, विकल्प बी दिल्ली, विकल्प सी तमिलनाडु, विकल्प डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है विकल्प ए कर्नाटक। प्रश्न संख्या 28। विश्व दुग्ध दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वैश्विक स्तर पर दुग्ध के महत्व को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 2. वर्ष 2001 में पहली बार विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था। 3. इस वर्ष दुग्ध दिवस 2020 के लिए विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ को थीम के रूप में चुना गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। वैश्विक स्तर पर दुग्ध के महत्व को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। भारत में ये दिवस श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पृष्ठ संख्या 146। प्रश्न संख्या 29। पीएम स्वनिधि नामक योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरीवालों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि नामक योजना की शुरुआत की गई। 2. इस योजना के तहत छोटे दुकानदार रुपए 1 लाख तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे। 3. इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। इस योजना के तहत छोटे दुकानदार रुपए 10,000 तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस योजना के तहत यदि लाभार्थी लिए गए ऋण पर भुगतान समय से या निर्धारित तिथि से पहले ही करते हैं तो उन्हें 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण अर्थात डीबीटी के माध्यम से 6 माह के अंतराल पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। प्रश्न संख्या 30। रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया है। 2. इसका उद्देश्य बिजली वितरण कंपनियों को अपनी बिजली संबंधित आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद करना है। 3. इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनियमित किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसे
केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनियमित किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। पृष्ठ संख्या 147। पृष्ठ संख्या 147 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्या दी गई हैं। ये व्याख्याएं पहले ही प्रश्नों के साथ दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 148।